हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा उसको एक बार और देख लेते हैं। जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, ठीक है, जो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। अब यहाँ पे क्या था कि ये तीन चीज में हम लोग कन्वर्ट करते थे इसको। जैसे एक तो हम लोग करते थे कि इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीन चीज हम पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक पढ़ते थे हम लोग फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक तीसरा था हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, यही तीन हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो कौन सा डीकम्पोजिशन होता है? हमारा इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर ऐसा कंपोजिशन रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन किसका हो? लाइट का हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमारा क्या होता है? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर ऐसा एब्जॉर्प्शन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन किसका हो? हीट का हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमारा क्या होगा? वो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोटो का मतलब लाइट। ये याद रखिएगा, इन तीन वर्ड्स का नाम समझिए, नाम मतलब याद रखिएगा। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल का मतलब हीट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी थी, एक ये फ्लो चार्ट मैं बनवा दिया, इससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ओके, तो नोट कर लिए बच्चों। फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। अगला हमारा रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको नोट कर लिया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा अगला है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग डालिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हमारा कौन सा होगा? चौथा या पांचवा? पांचवा होगा, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा मैं आप लोग को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए चीज़ों से कनेक्टेड रहिएगा, चीज़ों से कनेक्टेड रहिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब आपको ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा तो कहोगे सर समझ में तो आया नहीं था हमको। तो अभी आप समझते चलो, ठीक है। देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। ये क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को वो डिस्प्लेस कर देते हैं।
ये ऐसे ही समझो कि एक, जैसे आप क्लास में पढ़ने जाते हो, क्लास में जाते होगे, तो अब मान लो जिसको पहली बेंच पे बैठनी है, पहली बेंच पे बैठनी है, तो पहली बेंच के लिए बहुत मारपीट होती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, पहली बेंच पे बैठने के लिए बहुत सबसे पहले स्कूल पहुंच जाते हैं कि हमें पहली बेंच बैठना है। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो आप अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर के हो और एक बंदा मोटा तगड़ा एकदम हैवी वाला है, तो अब आप भले सुबह सुबह आगे बैठ गए हो कि भैया ये मेरी सीट है, मैं बैठूंगा आज। अब वो मोटा वाला आएगा, चल हट हट मेरी सीट, आपको हटाएगा और बैठ जाएगा। तो क्यों बैठा? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हैवी है, आपसे मजबूत है, आप उसके सामने टिक नहीं पाओगे, इसलिए आप हट गए और वो आपकी जगह पे बैठ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है, तो अगर अपने से नीचे वाले कहीं आते हैं तो उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह अपने आप को बैठा लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ पा रहे हो आप? चलो, तो इसको पहले डिफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अ रिएक्शन इन विच a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive elements, a less reactive element कहाँ से? फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड से उसको हटा के अपने आप को बैठा लेगा। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज called displacement reaction, is called displacement reaction। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से हटा करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, वह उसकी जगह पे आ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द एलिमेंट्स इन्वॉल्व मे बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इज मेटल्स, ये आपके मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों? तो इसको नोट कर लो आप। नोट कर लिया बच्चों? चलो, अब क्या है कि अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी, किसकी कितनी रिएक्टिविटी है। अब कौन कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? भाई यही तो बात हुई कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को हटा देंगे, लेकिन रिएक्टिव कैसे पता चलेगा हमको कि रिएक्टिव कौन ज़्यादा है? तो इसके लिए क्या हुआ, एक रिएक्टिविटी सीरीज बनी। क्या बनी?
रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बनी? रिएक्टिविटी सीरीज। तो डिफरेंट मेटल्स possess different reactivities. Different metals possess different reactivities. Different metals possess different reactivities. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। अब अलग अलग मेटल्स जो होते हैं अलग अलग रिएक्टिविटीज को पजेस करते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अब हम मेटल्स का अरेंजमेंट करेंगे इनटू वर्टिकल कॉलम, इन अ वर्टिकल कॉलम, in a vertical column. The arrangements of metal in a vertical column in order of their decreasing reactivity. In order of their decreasing reactivity. Decreasing reactivity in a vertical column in order of their decreasing reactivity from top to bottom, from top to bottom is known as reactivity series. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अब जब ये समझ गए कि एक भाई हमारी एक सीरीज है जो वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट मेटल्स को लिख दिया गया टॉप से बॉटम में, डिक्रीज इन रिएक्टिविटी के टर्म्स में, मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होती जाएगी। मतलब टॉप वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे नीचे वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो अब हम ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ गए, तो हम लोग सीरीज को बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज बना के दिखाते हैं कि क्या क्या है उसमें। तो ये हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, समझ गए? इरेज कर दिया जाए बच्चों। चलो अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बनाते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं, पहले क्या एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। देखिए, पहला है पोटेशियम। ठीक, पहला क्या है हमारा? पोटेशियम। दूसरा क्या है? सोडियम। अगला क्या है? कैल्शियम। फिर अगला है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर अगला है एल्युमिनियम। फिर जिंक, आयरन, निकिल। जिंक, आयरन, निकिल। जिंक, आयरन, निकिल, टीन। ओके, फिर आता है आपका लेड,
आएगा अगला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी आपका यहाँ मेटल्स में दिया गया है, लेकिन ये मेटल, ये ना तो मेटल होता है ना तो नॉन मेटल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, फिर उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनके सिंबल्स भी लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, निकल को Ni से, टीन को Sn से, लेड को Pb, हाइड्रोजन को H से, कॉपर को Cu से, मरकरी को Hg से, सिल्वर को Ag से, प्लेटिनम को Pt से और गोल्ड को Au से, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये हमारा गोल्ड Au है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इनके सिंबल्स हो गए। अब ये जो हमारे हैं ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। कौन? पोटेशियम। पोटेशियम हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। अब ये जो हमारा डायरेक्शन हुआ और ये लास्ट वाला जो गोल्ड है हमारा सबसे लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो ये जो हमारा डायरेक्शन हुआ, ये जो हमारा डायरेक्शन हुआ ये ऐसे, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, DECREASING रिएक्टिविटी, REACTIVITY। ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ये हो गया कि सबसे रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम। अगर किसी कंपाउंड में Zn आया और रिएक्शन में पोटेशियम है तो पोटेशियम इस Zn को रिप्लेस कर देगा, हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करेगा, ये याद रखिएगा। तो इस सीरीज को आपको याद रखना है और इस सीरीज में अगर कोई ऊपर आया है रिएक्शन में है तो हमेशा नीचे वाले को वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे हमने लिया आयरन, क्या लिया, आयरन, और CuSO4 ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब ये क्या है, ये हमारा ब्लू कलर का है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक। अब देखो आयरन कहाँ है, यहाँ है। कॉपर कहाँ है भाई, यहाँ है। तो इसका मतलब है अब ये जो आयरन है इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो रिएक्शन होगा तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu सॉलिड,
ये इसने सॉलिड में इसको कन्वर्ट कर दिया और ये क्या बन गया हमारा फेरस सल्फेट। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। नोट कर लिया बच्चों। ऐसे ही अगर मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले लिया जिंक, ले लिया जिंक प्लस CuSO4। अब देखो कि जिंक कहाँ है भाई, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। इसका मतलब ये भी इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो थे हमारे, ये सब मेटल्स हैं हमारे, ये सब क्या है हमारे, मेटल्स हैं। अब रिएक्टिविटी कुछ नॉन मेटल्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि क्योंकि वो भी मेटल्स भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेंगे, मेटल्स मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, नॉन मेटल्स भी मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हमें पता रहेगा तब ना। तो अब ये तो बात हो गई किसकी, मेटल्स की। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नॉन मेटल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हो गया बच्चों, चलो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे जब हम हैलोजन की बात करते हैं, एमंग हैलोजन्स, ये वो वाला हैलोजन नहीं है जो शादी ब्याह में जलता है, हैलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एक हैलोजन ग्रुप है। इसमें क्या क्या आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो हैलोजन्स में क्या होता है, जो हमारा फ्लूओरीन है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। फ्लूओरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एंड जो हमारा आयोडीन होता है इज लीस्ट रिएक्टिव। आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लूओरीन जो होता है हमारा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो इसका जैसे क्या होता है, जैसे F2 Cl2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन Br2 और I2, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके से जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लोरीन है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर कहीं पे फ्लोरीन आ रहा है और ब्रोमीन भी आ रहा है तो फ्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। एग्जांपल्स ऑन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, जैसे अभी हमने बताया कि जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। ठीक है, ये याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर आएगा वो हमेशा अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने कॉपर लिया प्लस और हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हमने क्या लिया, कॉपर लिया और सिल्वर नाइट्रेट लिया। अब जब इनके रिएक्शन की बात हम लोग करेंगे तो अब देखिए कि सिल्वर कहाँ होता है, सिल्वर नीचे होता है, मतलब गोल्ड, उससे ऊपर प्लेटिनम, उससे ऊपर सिल्वर आता है और उसके 2 पायदान ऊपर कॉपर आता है। तो कॉपर तो सिल्वर से ऊपर है, इसका मतलब ये जो कॉपर होगा ये इस Ag को डिस्प्लेस कर देगा, Ag को हटा देगा और अपने जाके वहाँ बैठ जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, क्लास में मोटा तगड़ा लड़का है तो आपको हटा के अपने आप को बैठा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे यहाँ पे ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए यहाँ पे आके इसको हटा के अपने आप को खुद बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और कॉपर जाके उसको डिस्प्लेस कर दे। यहाँ कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, ये एक्वेस सॉल्यूशन में था, इसने सिल्वर को अलग कर दिया और खुद जाके एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप इक्वेशंस याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो आपको इक्वेशंस भी देने पड़ेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने मान लिया सोडियम मेटल ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम मेटल प्लस, अब हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराया। किसके साथ, वाटर के साथ। अब वाटर में देखा तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम क्या होता है, ऊपर टॉप मोस्ट पे आता है। टॉप मोस्ट का मतलब हो गया सबसे ऊपर तो आता है आपका पोटेशियम, फिर उसका सोडियम सेकंड टॉप मोस्ट है। तो और ये तो काफ़ी बीच में आता है। तो अब ये तो बहुत ऊपर है, इसका मतलब अब ये इसको हटा देगा, हाइड्रोजन को पानी में से हटा देगा और खुद जाके यहाँ बैठ जाएगा। तो अब ये क्या बनाएगा, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, NaOH। एक H को हटा देगा और अपने आप को जाके वहाँ बैठा देगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या किया, इस Na ने वाटर से हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोजन के साथ क्या किया, इसने रिएक्ट कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इस OH के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। तो हाइड्रोजन को इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्यों कर पाया, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है, इसकी वजह से उसने उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे हमने लिया लेड, हमने ले लिया लेड, लेड का सिंबल क्या था, Pb, और हमने ले लिया CuCl2 कॉपर क्लोराइड, CuCl2। अब लेड देखो तो ऊपर होता है, कॉपर नीचे आता है, लेड ऊपर होता है, कॉपर नीचे आता है। तो अब ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा PbCl2 और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और लिख लेते हैं, चलो इतना तो बहुत है, अब तो समझ गए होगे ना। एक और लिख लो, जैसे हमने ले लिया क्लोरीन, हम नॉन मेटल्स भी ले लेते हैं। जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया 2KBr। अब देखो यहाँ पे 2 नॉन मेटल्स आ गए, क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया।
अब देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन से ऊपर आ रहा है ना, हमने बताया था ना, इसका बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव होता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर है, इसका मतलब ये क्लोरीन इस Br को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस करेगा तो ये बन जाएगा 2KCl प्लस Br2। ये क्या कर दिया इसने, इसको डिस्प्लेस कर दिया। ओके, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक और लिख लो, Zn ले लिया हमने और H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या होगा, जिंक जो होता है हाइड्रोजन के ऊपर आता है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ये बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये सब हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। आप लोग को बच्चों याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है और नॉन मेटल्स के लिए हमने जो बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये याद है तो आप रिएक्शंस में आसानी से उनको डिस्प्लेस करा सकते हो कि जो लेस रिएक्टिव हैं उनको मोर रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।